हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 16 जुलाई 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए नहीं हुए हैं, तो 3 ही आर्टिकल हैं जो डिस्कस करने लायक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है एंडिंग द इम्पास। यहाँ पे इंडिया एंड चाइना के बीच की सिचुएशंस की बात की जा रही है। सेकंड है ग्रोइंग प्रिकैरिटी। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है CPI चाहे WPI उसको डिस्कस किया हुआ है। एंड थर्ड है अ स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टेट मस्ट बी ह्यूमन टू। तो यहाँ फ़िलहाल जो एक एक्टिविस्ट थे फादर स्वामी, उनकी डेथ हो गई है, तो उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि किस तरीके से हमने इसको हैंडल किया और क्या क्या यहाँ पे कमियाँ रह गई थी। तो शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से जो कि है एंडिंग द इम्पास। तो देखो, इंडिया एंड चाइना के बीच में पिछले 1-1.5 साल से सिचुएशंस ख़राब होती जा रही हैं। रिश्ते ऑलरेडी इंडिया एंड चाइना के एक फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गए हैं, मतलब काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और सिर्फ बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर नहीं, बाकी रिलेशन भी जो है इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है किसी कंट्री के साथ और वहाँ पे दोनों साइड ट्रूप्स तैनात हैं, तो ऐसे में उनके आपस के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा अच्छे या हारमोनियस रहेंगे, हम इसका एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ इंडिया एंड चाइना के बीच में भी हो रही है। पर फिलहाल यहाँ पे एक अच्छा मूव देखा गया है, एक सिग्निफिकेंट मूव कहा जा सकता है कि वेडनेसडे को हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं और इनके चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं, उनकी मीटिंग हुई है। अब इसमें इसको सिग्निफिकेंट माना जा रहा है क्योंकि हो सकता है इस मीटिंग के बाद ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसमें कुछ अच्छा मूव देखा जा सके। अब इसके पहले जो मीटिंग हुई थी वो मॉस्को में हुई थी सितंबर 2020 में। और तब क्या हुआ था कि ये जो हमारे रीजन्स हैं पैंगोंग त्सो लेक के आसपास के, यहाँ पे डिसंगेजमेंट किया गया था। हुआ क्या था कि यहाँ पे इंडियन ट्रूप्स एंड चाइनीज़ ट्रूप्स आमने सामने थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो क्लैशेस थे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी डोमिनेंट थी क्योंकि इंडिया कैलाश रेंज मतलब हाइट पे था, वहाँ पे उसने अपनी पोजीशन ले रखी थी। तो ऐसे में जब बातचीत चली तो यहाँ पे तो दोनों ट्रूप्स को हटा लिया गया, डिसंगेजमेंट हो गया। बट इसके बाद क्या हुआ कि इस डिसएंगेजमेंट के बाद जितने भी पॉइंट्स थे, जैसे कि देपसांग प्लेन है या फिर हम कहें गोगरा है या फिर हॉट स्प्रिंग है या फिर यहाँ पे एक प्लेस है जिसको हम कहेंगे देमचोक, तो इन चारों रीजन्स में भी अभी ऐसी सिचुएशन है कि इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप्स आमने सामने हैं और यहाँ पे इनको डिसएंगेजमेंट या इनको हटाए जाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अब देखो हुआ क्या, जब लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी इंडिया एंड चाइना की, तो उस वक्त दोनों कंट्रीज़ विलिंग थी कि यहाँ पे कुछ अच्छी बातचीत हो, अच्छे आउटकम निकले और यहाँ पे डिसएंगेजमेंट किया जा सके। पर इस साल की जो मीटिंग है उसमें चाइनीज़ जो पर्सन्स हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसका रीज़न क्या है? देखो, लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई इस रीज़न के लिए, तो यहाँ पे चाइनीज़ कहीं ना कहीं जो इंडियन सोल्जर्स थे वो हाइट पे थे, एडवांटेजेस पोजीशन पे थे, तो इसलिए चाइना चाहता था कि यहाँ इस रीजन में डिसएंगेजमेंट हो जाए और उसने ये कहा कि फर्दर टॉक्स के साथ साथ बाकी रीजन्स में भी डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। पर जैसे ही यहाँ से अपनी इंडिया ने जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी उसको छोड़ा, चाइना ने उसके बाद इस तरह के टॉक्स में और अलग अलग रीजन्स में डिसएंगेजमेंट में फिर हिस्सा ही नहीं लिया, इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो ऐसे में फ़िलहाल देखें तो इंडिया की पोजीशन जो एक स्ट्रॉन्ग थी, हम कह सकते हैं कि इस रीज़न में डिसएंगेजमेंट के बाद वो वीक पड़ गई है और बाकी जगह पे भी चाइना कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा है कि वहाँ पे सिचुएशन को ठीक किया जाए। तो ऐसे में देखो, राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा क्या होता था कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ कुछ क्लैशेस होते थे और फिर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती थी, ठीक है। यानी कि बॉर्डर इश्यूज़ बाकी रिलेशंस पे उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। तो अब ऐसे में अगर हम देखें तो इंडिया एंड चाइना के बीच में 1962 में वॉर हुआ था और इसके बाद 1962 से लेकर 1988 तक बॉर्डर पे पीस स्टैब्लिश रहा था, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और इसके बाद ही 1988 में जाके हमारे इन चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशन जो है वो अच्छे हो पाए थे और धीरे धीरे इंगेजमेंट हमारा बढ़ा था एक दूसरे के साथ। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल जो मीटिंग हुई है उसमें चाइनीज़ काउंटर पार्ट जो हैं एस जयशंकर के, उनका कहना ये है कि जो बॉर्डर इश्यूज़ है इसको हमें एक
पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब एक समय के लिए छोड़ देना चाहिए, किसी अप्रोप्रिएट समय पे इसको डिस्कस किया जाएगा। फ़िलहाल हमें फोकस करना चाहिए हमारे बायलैटरल कोऑपरेशन पे, जबकि इंडिया का स्टैंड है कि जो भी बॉर्डर पे इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे। तो ऐसे में चाइना जो बॉर्डर इश्यूज़ है उसको सीरियसनेस के साथ टैकल नहीं करना चाह रहा है, बस उसको पोस्टपोन करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इस बॉर्डर पे पीस स्टैब्लिश हो पाएगा, दोनों साइड अपनी अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे, इसके आसार कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब इंडिया और चाइना दोनों इसमें इंटरेस्टेड होंगे और दोनों ऐसा करना चाहेंगे। और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा और इंडिया और चाइना के बीच में पीस स्टैब्लिश नहीं होगा, ना ही बॉर्डर पे और ना ही इनका बायलैटरल रिलेशनशिप है जो वो ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। क्योंकि कहीं एक भी सेक्टर में प्रॉब्लम है तो वो दूसरे सेक्टर्स पे रिफ्लेक्ट होती ही है। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल, और यहाँ पे आपको ये प्लेसेस याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कोई वैली है, हॉट स्प्रिंग है, कोई प्लेस है जो फ़िलहाल डिस्प्यूट में रहा है, उसकी पोजीशन। जैसे कि फ़िलहाल पिछले साल ही पूछा गया था नुब्रा वैली कहाँ पे है, उसकी पोजीशन। तो उसकी पोजीशन किस लिए पूछा गया था, क्योंकि ये वाला इश्यू जो है हमारे न्यूज़ में रहा था, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ ये इश्यू तब से न्यूज़ में है ही, तो हो सकता है इस बार कोई डिफरेंट रीज़न इस एरिया से लेकर पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड यहाँ पे आर्टिकल जो कि है ग्रोइंग प्रिकैरिटी। तो देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फ़िलहाल जो डेटा रिलीज़ किए गए हैं उसमें देखा जा रहा है कि जो CPI है, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन, वो 6% से भी ज़्यादा है और ये सेकंड स्ट्रेट मंथ है जब ऐसा है। अब RBI का एक लिमिट है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 4% ±2% इसके बीच में रहनी चाहिए, यानी 2 से 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। पर फ़िलहाल पिछले 2 महीने से ऐसा देखा गया है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% से ज़्यादा ही बनी हुई है। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये है कि स्पेशली जो फूड आइटम्स हैं उनके प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं और उनके प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से जो CPI में इन्फ्लेशन है वो देखा जा रहा है, ठीक है। यानी फूड आइटम्स ने इन्फ्लेशन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। अब यहाँ पे देखो जो फ्यूल इन्फ्लेशन है, जैसे वो पेट्रोल है, डीज़ल है, ठीक है, ये सब के प्राइसेस तो इंक्लूड पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस जो है वो हम देख ही रहे हैं पिछले काफ़ी समय से लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं और 100 का मार्क भी क्रॉस कर गया था फर्स्ट टाइम आई थिंक। तो ये जो फ्यूल इन्फ्लेशन है उसमें एक्सक्लूड किया जाता है पेट्रोल एंड डीज़ल को। सोचो पेट्रोल एंड डीज़ल का प्राइस इतना ज़्यादा है, अगर इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता तो फ्यूल इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हो जाता। पर फ़िलहाल पेट्रोल और डीज़ल को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, उसके बावजूद फ्यूल इन्फ्लेशन जो है वो 12.7 रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि अगर पेट्रोल और डीज़ल फ्यूल इन्फ्लेशन में मतलब फ्यूल में नहीं आते हैं, नहीं इसमें शामिल किया जाता है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें है LPG, कैरोसिन, फायरवुड एंड डंग केक। तो ये सब चीज़ें आती हैं और इनके प्राइस में ही देखा गया है कि 12.7% का इंक्रीज़ हुआ है। और इस फ्यूल प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की वजह से या फिर पेट्रोल या डीज़ल के प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है। और इनके हाई होने की वजह से जो फार्म प्रोड्यूस है या फिर प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही कोई चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाई जाती हैं। अगर फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आएगा तो कहीं ना कहीं जो ये फार्म प्रोड्यूस है उनका प्राइस भी हायर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इनके जो इनपुट है वो कम रहे हो, उनका कॉस्ट कम रहा हो, पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होने की वजह से इनका आउटपुट का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा ओवरऑल फाइनली। तो हम देख रहे हैं कि CPI हायर बना हुआ है, फ्यूल प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका भी प्राइस कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। अगर हम WPI की बात करें तो वो भी 12.07% है जून का, और मई में ये था 12.94%। तो WPI का जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ऐसे में देखो राइटर का कहना ये है कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से डिमांड बहुत कम है और
ओवरऑल इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है डिमांड ना होने की वजह से, इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसा इन्हें करना चाहिए था। पर अब क्या हो रहा है कि जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और इस वजह से जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इनका। तो ऐसे में स्मॉल एंड मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इनका इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड जनरेट हो नहीं रही है। तो इनका अच्छा परफॉर्म करना अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है इस सिचुएशन को देखते हुए। अगर हम मॉनसून की बात करें तो मॉनसून भी फ़िलहाल की जो सिचुएशंस है अभी तक की, उसमें देखा गया कि मॉनसून पहले के मुकाबले जो होनी चाहिए थी उससे थोड़ी कम है और मॉनसून पे ही डिपेंड करती है हमारे एग्रीकल्चर। तो ऐसे में अगर मॉनसून में कमी रहती है तो एग्रीकल्चर आउटपुट भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो सकता है, वो कम हो सकता है। और अगर एक बार एग्रीकल्चर हम देखें कि उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसे उसे करना चाहिए, तो अपने आप में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था कि हमारी ओवरऑल इकॉनमी ने बहुत गंदा परफॉर्म किया था, पर एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जिसने ओवरऑल इकॉनमी को कहीं ना कहीं कुछ हद तक सपोर्ट किया था। पर अगर इस बार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी उस हद तक परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ख़राब रहेगा। तो ऐसे में फ़िलहाल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो फ्यूल टैक्सेस हैं उसमें कट कर सकती है, जिससे जो कंज्यूमर्स हैं उन पर उतना ज़्यादा बर्डन ना आए और इकॉनमी को कुछ हद तक राहत पहुंचाई जा सकती है फ्यूल टैक्सेस को कम करने से। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल जो कि है अ स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टेट मस्ट बी ह्यूमन टू। तो आपने पिछले काफ़ी समय से ये इशू कई बार आपने पढ़ा होगा, फादर स्वामी की जो डेथ हुई है। देखो हुआ क्या था कि इन्हें अरेस्ट किया गया था पिछले साल 2020 में, आई थिंक अक्टूबर मंथ में इन्हें अरेस्ट किया गया था और इन्हें ऑलरेडी बहुत सी तरह की प्रॉब्लम्स थी। इनकी एक पहली बात तो इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, यानी काफ़ी ओल्ड थे ये। इसके अलावा इन्हें कुछ डिजीज़ जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, बैक पेन का इशू था, इन्हें हियरिंग प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में इनकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो इसके बाद इन्होंने ये कहा कि मुझे जेल में रखा जा रहा है, ठीक है, बट मुझे एटलीस्ट सिपर प्रोवाइड किया जाए, स्ट्रॉ प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि मैं कुछ खा पी सकूं, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाते, तो ग्लास वगैरह होल्ड करना इनके लिए प्रॉब्लमैटिक था। पर जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये नहीं प्रोवाइड किया। फिर ये इशू कोर्ट तक भी गया और इनके ऐसा कहे जाने के लगभग 1 महीने बाद इन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी। इनकी हेल्थ कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, पर इन्हें जेल भी नहीं दिया जा रहा था, बार बार इनको डिनाई किया जा रहा था। जब इनकी डेथ हुई है तब इनका केस बेल के इश्यू से रिलेटेड बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा था। पर हम देख रहे हैं कि ऐसी पूरी सिचुएशन में पहले इन्हें अरेस्ट किया गया। अरेस्ट किस केस में किया गया था, तो भीमा कोरेगांव जो केस था उससे रिलेटेड इन्हें अरेस्ट किया गया था और फिर इनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होती गई, ऑलरेडी काफ़ी एज होने की वजह से, और पहले ही इन्हें काफ़ी बीमारियां थी। तो जेल में जो भी इन्हें कंडीशंस मिली उससे इनकी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो गई और फाइनली हम देख रहे हैं इनकी डेथ हो गई। तो ऐसे में अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहें, तो अगर हम देखें कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इनकी डेथ के लिए, तो हमें साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे इन केस में जो सावधानी नहीं बरती गई, इनके हेल्थ का ख्याल नहीं रखा गया है या इन्हें बेल नहीं प्रोवाइड की गई है, तो उसके बाद इनकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब होती गई और उनकी डेथ हुई है। तो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की डेथ के लिए। तो यहाँ पे देखो, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी इस इशू को लेकर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है यहाँ के स्टेट को, यहाँ के सिस्टम को इनकी डेथ के लिए। और इसको हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो इस केस में जिस तरीके का प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाना चाहिए था वैसा लिया नहीं गया है। अब देखो, इन पे जो केस किया गया था उसमें ये था कि ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, इसके मेंबर हैं और ये पार्टी बैंड है और ये इसके मेंबर थे और ये
कोशिश कर रहे थे जो हमारे देश की, हमारे नेशन की जो डेमोक्रेसी है उसको ओवरथ्रो करने का प्रयास था। इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रयास यही होता है, ठीक है। तो ये चार्जेस फ्रेम किए गए थे और इसके तहत अब जब इन्हें अरेस्ट किया गया है तो इन्हें बेल मिलना अपने आप में ही मुश्किल था, क्योंकि जो इन पे चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो वैसे ही काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर एनआईए के तहत किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे बेल मिलना वैसे ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा होता है। अब यहाँ देखो, जो हमारे जब बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो उसके बाद इंडिया का क्या स्टैंड था। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यहाँ पे एक रिस्पांस आया जो कि कुछ इस तरीके का था कि इंडियाज़ डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी इज़ completed by an independent judiciary, a range of national and state level human rights commissions that monitor violations। तो हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हों या स्टेट लेवल के हों, और साथ ही साथ फ्री मीडिया है और वाइब्रेंट एंड वोकल सिविल सोसाइटी है। तो ऐसे में इंडिया में किसी के साथ गलत होगा ऐसे चांसेस बहुत कम ही हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर में चेक एंड बैलेंसेस काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रखे हैं। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये स्टैंड था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। पर ये जहाँ इस केस में जो लीनियंसी दिखाई गई है उसके बाद ये स्टैंड भी कौन इसको कितना अच्छे तरीके से ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो लॉजिकल यहाँ पे साबित नहीं होता है। तो ऐसे में इस तरह की केसेस में पहले तो बेल नहीं दी गई, फिर इनकी हेल्थ कंडीशन का ध्यान रखते हुए इन्हें हॉस्पिटल में नहीं शिफ्ट किया गया, इन्हें जो फैसिलिटीज़ जेल में प्रोवाइड की जानी थी वो भी नहीं की गई। तो फाइनली यही कहा जा रहा है कि हमारा स्टेट, चाहे वो डेमोक्रेसी है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टेट है, रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे, पर ये सब फेल हो जाते हैं अगर हमारे स्टेट में या हमारे सिस्टम में ह्यूमैनिटी नहीं है और ह्यूमैनिटी को वैल्यू नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि ह्यूमैनिटी को वैल्यू किया जाए और उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें यहाँ पे आगे चलाई जाएं। यहाँ पे देखो एक लाइन राइटर ने लिखी हुई है, एज जेल इज़ द रूल एंड बेल द एक्सेप्शन फॉर दोज चार्ज अंडर स्पेशल लॉज। जितने भी स्पेशल लॉज हैं, चाहे वो एनआईए के अंदर कोई अरेस्ट किया जाता है या फिर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोई अरेस्ट किया जाता है, तो इन सब केसेस में जेल तो होती ही है, पर इन केसेस में बेल मिलना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है और एक्सेप्शन सब्सटेंसेस ही केसेस ही होते हैं जब इन्हें बेल मिल पाता है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो आगे राइटर कहते हैं, इट विल ऑल्सो रीअश्योर इंटरनेशनल ओपिनियन दैट इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिव स्टेट। अगर इंडिया इस तरह के केसेस को अच्छे से हैंडल करता है, रिस्पॉन्सिव वे से हैंडल करता है, और किसी भी पर्सन के ऊपर एनआईए के तहत या यूएपीए के तहत अगर चार्जेस फ्रेम कर देते हो आप, ठीक है, और उसके तहत उन्हें अरेस्ट कर लेते हो, उन्हें प्रॉपर बेल नहीं मिलता है, तो ऐसे में इंडिया की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी। और अगर इसके कॉन्ट्ररी अगर हम हर एक केस को अच्छे तरीके से हैंडल करें और कहीं पे भी इस तरह के लॉ को इम्पोज ना कर दिया जाए, जांच पड़ताल के बाद ही और एक्सेप्शनल सब्सटेंसेस में भी जहाँ पे रिक्वायर्ड है सिर्फ वहीं पे अगर इस केसेस को इम्पोज किया जाए, तो इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो कहीं ना कहीं सुधरेगी, अच्छी बनेगी और इंडिया को एक रिस्पॉन्सिव स्टेट माना जाएगा, यानी एक ऐसी कंट्री जो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और अपने सिटीजन्स की काफ़ी वैल्यू करती है। ये इस तरह की इमेज इंडिया की बनेगी और जो हमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसा एक रिस्पॉन्सिव स्टेट के रूप में बिहेव करना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे आज के 3 आर्टिकल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।